Ayurveda and Naturopathy Department from Mansa Medical and Health Training Institute, जयपुर, राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, यह कोर्स NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है एवं संपूर्ण भारत में मान्य है। अभी पिछले कुछ वीडियोस में हम इसके सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस दिया हुआ है उसके टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है 722 कोड, जो आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का परिचय, तो इसी के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पहले डिस्कस किए थे। उसी में लास्ट जो हमारा वीडियो रहा है वो हम पूर्व कर्म वाला जो वीडियो देख रहे थे, जिसमें कि हमने स्नेहन के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त करी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व कर्म में हम स्वेदन कर्म को देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो अब हम संशोधन कर्म पढ़ रहे हैं या पंचकर्म को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रोसीजर्स से हमें कंप्लीट उसे करना पड़ता है, जिसमें कि हमारा पूर्व कर्म आता है, प्रधान कर्म आता है और पश्चात कर्म आता है। तो पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन, इसके बाद में प्रधान कर्म में हमारा वमन विरेचन, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती और शिरो विरेचन जिसे कि हम नस्य कहते हैं वो आता है। और इसके बाद जो हमारा पश्चात कर्म है उसमें आता है हमारा संसर्जन कर्म, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन को डे टू डे एंड टाइम टू टाइम उसे पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। ये इसके बारे में कुछ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी हम इन चीजों को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक में हमने स्नेहन कर्म को डिस्कस किया था। आज हम स्वेदन कर्म को देखेंगे, जो कि एक पूर्व कर्म है। तो स्वेदन कर्म, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि स्वेद यानी कि जिसमें कि मरीज जो है या जो हमारा पेशेंट है या रोगी जिसे हम ले रहे हैं उसका क्या करना है, हमें स्वेदन कर्म कराना है। यानी कि जो उसका पसीना है या दोष जो है उसके स्वेद के माध्यम से जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। जो हमने देखा है कि पूर्व कर्म क्या कार्य करते हैं हमारे, तो स्नेहन जो है वो क्या करता है, दोषों का विघटन करता है। और दोषों का विघटन करने के बाद में क्या होते हैं, दोष चलायमान हो जाते हैं। चलायमान यानी कि अपने स्थान से गति करने लगते हैं। जब वे गति करने लगते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को या रोगी को स्वेदन कर्म कराते हैं, तो स्वेदन कर्म में क्या होता है कि वे जो चलायमान दोष होते हैं वे आकर के कोष्ठ में इकट्ठा हो जाते हैं। जब वे कोष्ठ में इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बाद हम प्रधान कर्म की प्रोसीजर्स को करते हैं, यानी कि वमन विरेचन, ये जो प्रोसीजर्स हम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि दोष जो है उनका संशोधन होता है, मतलब कि वो दोष जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आज हम स्वेदन कर्म को अच्छे से समझेंगे। स्वेदन के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है कि स्वेदन जो है 2 प्रकार का बताया गया है, जिसमें कि एक होता है हमारा सअग्नि स्वेद और एक होता है हमारा निरअग्नि स्वेद। तो स्वअग्नि स्वेद का मतलब होता है कि जिसमें हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। तो वो हमारा 13 प्रकार का बताया गया है, जिसमें कि एक बार हम देख लेते हैं। संकर, प्रस्तर, नाड़ी स्वेद, परिषेक, अवगाहन, जंता, अश्मग्न, अर्शु, कुटी, भू, कुंभी, कूप और गोलाक, ये जो है हमारे क्या 13 प्रकार के सअग्नि स्वेद बताए गए हैं। अर्थात कि इनको करने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी कुटी के अंदर हम मरीज को रखते हैं और उसको स्टीम में हम गर्म करके और उसके बाद में रोगी को उसके अंदर कुटी में हम प्रवेश कराते हैं, वो कंप्लीटली उसका स्वेदन हो जाता है। इसी प्रकार जैसे कि हम नाड़ी स्वेद करते हैं, तो नाड़ी स्वेद में हम क्या करते हैं कि एक स्टीम कुकर या इस टाइप का कुछ स्टीम है जिसमें हमें प्रेशर बनता है, वो वाला इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। और उसके बाद उसमें एक नाड़ी लगी होती है, तो नाड़ी में स्टीम पूरे में फैलती है और उसके बाद हम पेशेंट को स्टीम से एक पर्टिकुलर जगह पर स्वेद कराते हैं। इसके अलावा जब हमें कंप्लीट पूरी बॉडी का कराना होता है, तो हम जैसे कि आजकल के मॉडर्न टाइम में हम क्या यूज करते हैं, स्टीम बाथ का प्रोसीजर यूज करते हैं, जिसमें कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम पेशेंट को पूरा का पूरा लेटाते हैं, या बैठा करके भी हम उसको कर सकते हैं, या खड़े रहने वाला भी आता है। डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है या पेशेंट रोगी हमारे पास किस प्रकार का है। तो उसी प्रकार से हम उस बॉक्स को यूज करते हैं जिसमें कि स्टीम बाथ हम पेशेंट को देते हैं।
स्टीम बाथ देते समय कुछ सावधानियां हमें रखनी होती है कि पेशेंट का जो मुंह है वो बाहर की तरफ रखते हैं, यानी कि जो उसकी आईज होती है उसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर हम जो गीली कॉटन होती है उसको उसकी आईज के ऊपर रखते हैं ताकि जो स्टीम है वह आंखों में न लगे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमने अभी टाइप्स देखे हैं, तो हमारा स्टीम बाथ भी इन्हीं टाइप्स के अंतर्गत आता है। सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग हमने उसे चेंज किया हुआ है। बाकी ये जो हमारे सारे स्वेद बताए गए हैं, स्वेद के प्रकार बताए गए हैं, ये 13 प्रकार के ये हमारे सअग्नि स्वेद है। इसके बाद में हम देखते हैं कि निरअग्नि स्वेद, जिनमें की क्या होता है अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है, तो वे भी क्या है 10 प्रकार के बताए गए हैं। यानी कि व्यक्ति का स्वेदन हो रहा है, व्यक्ति के जो दोष हो रहे हैं वो उनका चलायमान भी हो रहा है, कोष्ठ में इकट्ठा भी हो रहे हैं, उसके साथ में क्या हो रहा है कि दोष जो है वो पसीने के माध्यम से या स्वेद के माध्यम से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है अग्नि की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के भी आचार्यों के अनुसार 10 हमें निरअग्नि स्वेद बताए गए हैं जिसमें कि हमें अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कौन से एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, ऊष्मा सदन, गुरु प्रावण, क्षुब्धा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, युद्ध और आतप, ये हमें क्या है 10 प्रकार के निरअग्नि स्वेद बताए गए हैं, यानी कि जिनमें हमारा स्वेदन भी हो रहा है, यानी कि मरीज को हम स्वेदन भी करा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी क्या है स्वेदन के एक प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत और वाग्भट्ट, जो आचार्य सुश्रुत है और जो आचार्य वाग्भट्ट हैं, उन्होंने 4 प्रकार के जो स्वेद हैं वे अलग से डिफाइन किए हैं जिन्हें कि हम रोगी के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन से हैं वे? एक है हमारा ताप स्वेद। ताप स्वेद के अंतर्गत क्या होता है कि गर्म कपड़ा या लोहे की गेंद या इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि उसे पर्टिकुलर जगह पे हम यूज करते हैं कि उसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद में जहां पर हमें प्रयोग करना है, जिस भी स्थान पर हमें प्रयोग करना है वहां पर हम उस वस्तु को रखते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है ताप स्वेद कहलाता है। इसके बाद में हमारा आता है उपनाह। उपनाह में हम क्या करते हैं कि पुलटिस बांधते हैं, जैसे कि किसी भी चीज की आटा जैसे हम गूंदते हैं, तो आटा गूंदने के बाद जो हमारी रोटी बनती है, तो इस प्रकार औषध द्रव्यों का गूंदा हुआ सा फॉर्म जो होता है हमारा एक डॉ के फॉर्म में बना करके हम उसको क्या करते हैं उस स्थान पर रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है पुलटिस कहलाता है। पुलटिस जिसे हम बोलते हैं, या उपनाह स्वेद के अंतर्गत हमारा पुलटिस के द्वारा स्वेदन करना आता है। ऊष्मा स्वेद है। ऊष्मा स्वेद में क्या होता है कि जो पानी की जो वाष्प होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं स्वेदन करते हैं। ऊष्मा स्वेद में पानी की जो वाष्प है यानी कि जो हमारी स्टीम है, जो भाप बन रही है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं मरीज को स्वेदन कराते हैं। इसके बाद हमारा आता है द्रव स्वेदन। तो द्रव स्वेदन में हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, या तो हम औषध द्रव्य का काढ़ा होता है या फिर गर्म पानी होता है, उसको हम गर्म कर देते हैं, और गर्म करने के बाद में हम क्या करते हैं मरीज को उसमें लेटाते हैं या बैठाते हैं, या पर्टिकुलर जिस भी स्थान पर हमें उसे स्वेदन कराना होता है वहां पर हम क्या करते हैं उसे द्रव स्वेद कराते हैं। जैसा कि हम अधिकतर जो पाइल्स के हमारे पेशेंट होते हैं या बगंदर वाले जिसे हम फिस्टुला बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम जो स्टीम बाथ का प्रयोग करते हैं कि एक टब में मरीज को बैठाते हैं हम पानी को गर्म करके, तो वह जो प्रक्रिया है वह हमारी किसके अंतर्गत आती है द्रव स्वेद के अंतर्गत आती है। इसमें भी स्वेदन होता है मरीज का, और ये चारों प्रकार जो है आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट्ट के द्वारा बताए गए हैं। तो ये हमने अभी समझे हैं ताप स्वेद, उपनाह, ऊष्म स्वेद और द्रव स्वेद, ये हमारे अलग से 4 प्रकार बताए गए थे। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि किसके लिए स्वेदन का निर्देश किया गया है, यानी कि जो कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनमें हमें स्वेदन करना चाहिए और कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कि स्वेदन जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मरीज में हमें स्वेदन कर्म करने का निर्देश दिया गया है। तो प्रतिशाय के मरीज में कास, कर्णशूल जिसे कि हम ईयर एक बोलते हैं, कान में दर्द होना, शिरोशूल जिसे हम हेडेक बोलते हैं, पक्षाघात से मीनिंग हो गया हमारा पैरालिसिस, जिसमें कि हमारा पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया सारे पेशेंट्स हमारे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद में अधोवात, कब्ज, मूत्र संघात, मूत्र क्रच्छ,
हनुस्तंभ, धनुर्वात, संधिवात, गंभीर आमवात आदि इन सभी रोगों में क्या है कि हमें स्वेदन करने का निर्देश दिया गया है। कुछ मरीजों में क्या है कि स्वेदन का वर्जन बताया गया है, यानी कि स्वेदन कर्म हमें कौन कौन सी व्याधियों में वर्जित बताया गया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे लिए, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मदार्थी रोग, जिसमें कि पेशेंट यदि अल्कोहल एडिक्ट हो तो उसमें हमें स्वेदन कर्म नहीं कराना चाहिए। गर्भावस्था में, रक्त स्त्राव में, मरीज को यदि कहीं से भी हेमरेज होने की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि रक्त स्त्राव हो रहा है कहीं से भी, नाक के द्वारा या अदर कहीं भी जगह से रक्त स्त्राव हो रहा है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, स्वेदन कर्म को वर्जित बताया गया है, स्वेदन कर्म हम मरीज को नहीं कराते हैं। अतिसार में, मधुमेह, कामला जिसे कि हम जॉइंटिस बोलते हैं, उदर रोग में, उरक क्षत में, वात रक्त और कुष्ठ रोग इत्यादि में क्या है कि स्वेदन कर्म को वर्जित बताया गया है, यानी कि ऐसे मरीजों में हमें स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्वेदन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चीजों पर हमें फोकस करना होता है कि जैसे ऋतु के अकॉर्डिंग या पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे व्याधि की प्रकृति कैसी है, जैसे कि पित्तज व्याधि है, वातज व्याधि है या किस प्रकार की व्याधि है, तो इस पर भी हमें क्या करना चाहिए, पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि हमें स्वेदन कर्म कराना है या पेशेंट को नहीं कराना है। इसके बाद में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऋतु, यानी कि कौन सा सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना होता है कि जैसे शीत ऋतु में हम क्या करते हैं कि मरीज को ज्यादा देर तक हम स्वेदन करा सकते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या होता है, मरीज को कम स्वेदन कराना होता है या कम समय के लिए स्वेदन कराना होता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रख करके इस स्वेदन कर्म को कराना होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रोगी की प्रकृति कैसी है, तो यदि रोगी मानसिक एवं शारीरिक रूप से उत्तम बल वाला है, यानी कि वो अधिक सहनशील है, अच्छे से उसको सहन कर सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तीव्र स्वेद देते हैं। यदि व्यक्ति यानी कि रोगी जो है हमारा मध्यम बल वाला है तो हम उसे क्या करते हैं, मध्यम स्वेद देते हैं। और इसके बाद में यदि दुर्बल वाला है तो फिर हम उसे दुर्बल स्वेद यानी कि मृदु स्वेद जो है हम उसे प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जिनमें हमें फोकस करना होता है कि हमें रोगी को भी देखना है, रोग को भी देखना है, और अकॉर्डिंग टू सीजन हमें क्या करना होता है कि स्वेदन कर्म को कंप्लीटली अच्छे से पेशेंट को देना होता है, ताकि उसका जो है सम्यक स्वेदन हो सके और जो हम स्वेदन से लाभ चाहते हैं वो लाभ हमें प्राप्त हो सके। इसके बाद में जो देश होता है, यानी कि देश नाम से जो दिया हुआ है, तो देश का मीनिंग यहाँ पर शरीर के भाग से लिया गया है कि शरीर के जो भाग होते हैं, जैसे कि आमाशयगत रोग हो रहे हैं, आमाशयगत वात रोग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रुक्ष स्वेद पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो सूखा स्वेद होता है, रुक्ष स्वेद होता है, वो हम आमाशयगत में देंगे। और पक्वाशयगत में हम क्या करते हैं, स्निग्ध स्वेद प्रोवाइड कराएंगे मरीज को। तो ये भी क्या होता है कि दोष कहाँ पर स्थित है वो भी हमें शरीर के भाग के अनुसार देखना होता है। इसके बाद में हमें बताया गया है कि जो जेनिटल एरियाज होते हैं और जो हमारी आईज होती है या मरीज की आईज जो होती है, उसे हमें क्या होता है, स्वेदन से प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये कुछ सावधानियां भी हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है मरीज को स्वेदन कराते समय। इसके बाद में एक आयु यानी कि वय के अनुसार भी हमें ध्यान रखना होता है कि किस वय के मरीज को हमें कितना स्वेदन देना है या कितनी देर तक हमें उसे स्वेदन कर्म कराना है। तो ये हमारे कुछ स्वेदन के जो हमने देखा है कि सावधानियां हैं वह हमें स्वेदन में करनी होती है। इसके बाद यदि सम्यक स्वेदन का हम देखते हैं तो सम्यक स्वेदन में मरीज को क्या होता है कि शरीर में हल्कापन महसूस होता है, उसके जो स्त्रोतस होते हैं वो मरीज के हल्के होने लगते हैं, यानी कि स्वेदन कर्म के बाद में शरीर जो है वो लघुता को प्राप्त होता है, मरीज हल्का फील करता है। और इसमें कुछ स्वेदन के पश्चात कर्म बताए गए हैं, तो स्वेदन के पश्चात हमें कौन कौन से कर्म जो है वह करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि खुली हवा में रहना वर्जित है। जैसे कि मरीज को हमने स्वेदन कराया है और एकदम से डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में आता है, तो वो हमें मरीज को करने से रोकना है कि डायरेक्ट आपको खुली हवा में नहीं जाना है। शीतल जल का त्याग करें, शीतल जल का प्रयोग नहीं करना है। उष्ण जल से सेक करना चाहिए, मतलब कि उष्ण जल का सेक करें, जैसे ही स्वेदन हुआ है तो फिर उसको ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना है, उष्ण जल का ही प्रयोग करना है,
रात्रि जागरण का त्याग करें। और रात्रि जागरण का त्याग करें क्योंकि जो अब स्वेदन हो जाता है और शरीर लघुता को प्राप्त होता है, शरीर में हल्कापन आता है, तो मरीज को क्या होता है कि निद्रा जैसा लगता है या नींद के जैसा उसको फील होता है, तो वह रात्रि में भी अच्छे से सोए, रात्रि जागरण न करे एवं अत्यधिक कठिन परिश्रम का त्याग करे। अत्यधिक कठिन परिश्रम नहीं करना है, क्रोध एवं चिंता का त्याग करें। तो ये हमारे सब क्या है कि सावधानियां बताई गई हैं कि जब हम स्वेदन कर्म को कर चुके होते हैं उसके बाद मरीज को हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। और जो हम संशोधन कर्म करते हैं, वमन विरेचन, जब हमें संशोधन कर्म करना होता है तो उसके पहले हम स्वेदन कर्म कराते हैं। जैसा कि हमें पता है हम पूर्व कर्म जो है वह क्या करते हैं, हम प्रधान कर्म के पहले करते हैं। तो वह हमें कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि हमें वह 2 दिन के पहले मरीज को स्वेदन कर्म करवाना चाहिए। और स्वेदन कर्म में विशिष्ट सावधानियां हमें क्या रखनी चाहिए, तो रोगी को अत्यधिक स्वेदन न करें। रोगी के नेत्र को रुई के फोड़े से ढक सकते हैं हम। उसके हृदय, सिर एवं जननांग यानी कि जेनिटल्स का प्रत्यक्ष ताप का प्रयोग न करें, यानी कि उन्हें ढक करके रखें ताकि डायरेक्ट उनके ऊपर जो रहे वह स्वेदन की प्रक्रिया, ताप का प्रयोग हमें नहीं करना है। नाड़ी स्वेद का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो जो गर्म पानी नाड़ी में से टपकता है उसको क्या करना है, कपड़े से लपेटना है, सावधानी रखना है ताकि वो जो पानी है वो मरीज के ऊपर न गिरे। तो ये कुछ चीजें सावधानियां बताई गई हैं, ये हमें थोड़ा सा क्या है कि उसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि मरीज को स्वेदन के बाद में कमजोरी महसूस हो रही है तो उसमें हमें क्या करना है कि उसे नमक और चीनी का घोल हमें देना है ताकि उसकी जो है कमजोरी दूर हो, यानी कि जैसे कि हम उसको ग्लूकोज प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मरीज को कमजोरी न लगे। यह हमारा स्वेदन का टॉपिक था आज, जिसके ऊपर हमने स्वेदन को डिस्कस किया है। अभी हम स्वेदन कक्ष में जाकर के स्वेदन में कैसे हम स्टीम बाथ का प्रयोग करते हैं, या स्टीम बाथ जो हमारी मशीन होती है वह किस प्रकार की होती है और कैसे हम मरीज को स्वेदन देते हैं, वो भी हम अभी जाकर के थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्वेदन में मशीन का प्रयोग करते हैं और कैसे हम मरीज को स्वेदन देते हैं। तो ये हमारा स्वेदन कक्ष है जो कि आज हमने टॉपिक पूरा डिस्कस किया है कि किस प्रकार से मरीज को हमें स्वेदन कराना होता है, क्या हमें उसमें सावधानी रखनी होती है। हमारा जो पूर्व कर्म है उसमें हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था कि स्नेहन किस प्रकार से कराते हैं। आज हम स्वेदन को समझ रहे हैं। तो स्वेदन कक्ष हमारा कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें कि हम मरीज को स्वेदन कराते हैं। तो स्वेदन, जैसा कि हमने अलग अलग स्वेदन के टाइप्स पढ़े हैं अभी थ्योरेटिकली कि निरग्नि स्वेद हमारा किस प्रकार से होता है और सअग्नि स्वेद जिसमें कि हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा मॉडर्न के अकॉर्डिंग अभी के प्रोसीजर में हम देखते हैं कि जो हम स्टीम बाथ देते हैं तो वो स्टीम बाथ हमारा कुछ इस प्रकार का होता है कि जिसमें यदि हमें मरीज को लेटा करके स्टीम देना है तो इस प्रकार का बॉक्स हम यूज करते हैं जिसमें मरीज को हम लेटाते हैं और ये हमारा स्वेदन का जो बॉक्स है या स्टीम बॉक्स हमारा कहलाता है। और इसमें हम मरीज को लेटाते हैं जिसमें कि हमें ऑल ओवर बॉडी का मरीज को स्वेदन कराना होता है। और जो नेक वाला पार्ट होता है या जो हेड होता है वो हम बाहर निकाल कर रखते हैं। तो इसमें अलग से सेक्शन बना होता है। इसी प्रकार से यदि हम मरीज को बैठा करके स्वेदन कराना चाहते हैं तो बैठा करके ये हमारा इस प्रकार का जो बॉक्स है इसमें हम स्टीम बाथ मरीज को देते हैं और उसका संपूर्ण शरीर का स्वेदन होता है जिसमें कि बैठा करके हम मरीज को स्वेदन कर्म को करवाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमारा नाड़ी स्वेद के लिए जो यंत्र होता है ये हम नाड़ी स्वेद के लिए इसको प्रयोग करते हैं जिसमें कि नली लगी होती है और हम स्टीम के द्वारा मरीज का स्वेदन कराते हैं पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये हमारा कंप्लीट स्वेदन कर्म कहलाता है जिसको थ्योरेटिकली भी आज हमने देखा और प्रैक्टिकली कुछ इस प्रकार का हमारा कक्ष होता है और ये हमारे स्वेदन के यंत्र होते हैं जिससे कि हम मरीज को स्वेदन कराते हैं। धन्यवाद।